नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, सोशल मीडिया पर, मीडिया में और हर जगह पर यही चर्चा है कि क्या मायावती की राजनीति खत्म हो गई, क्या दलित राजनीति खत्म हो गई, क्या दलितों में अब वो कुवत नहीं है, पिछड़ी जातियों में वह कुवत नहीं है कि वो कभी चुनाव लड़ सकती है। जी हाँ, इसी तरह के सवाल सोशल मीडिया पर, इसी तरह के प्रश्न सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनलों पर, गोदी मीडिया में हर जगह गूंज रहा है। लेकिन हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि एक चुनाव से न तो किसी विचारधारा या पार्टी का परसेप्शन बन सकता है और उसमें चुनाव जीतने की काबिलियत आ सकती है, और न एक चुनाव हारने से किसी पार्टी को, हारी हुई पार्टी या उसे सियासत से दूर हो जाने या उसकी सियासत खत्म हो जाने की बात कही जा सकती है। अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब जीतती है और वहां पंजाब में सरकार बनाने के साथ साथ यह कहती है कि अब वह पूरे भारत पर कब्जा जमाने के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी और प्रधानमंत्री पद पर उसकी नजर होगी, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा है। दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद पूरा देश। लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसका यह परसेप्शन, उसकी यह विचारधारा इतनी कारगर सिद्ध हो पाएगी और वो आम आदमी पार्टी क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक अपना आदमी भेज सकेगा? नहीं भेज सकेगा। दो राज्यों को में चुनाव जीतने से कोई प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच सकता है, और उसी तरह से जिस तरह से कि कोई चुनाव हारने पर किसी की राजनीति मटियामेट नहीं हो सकती। जी हां साथियों, मैं मायावती की बात कर रहा हूं, और मायावती को इन चुनाव में जो एक सीट मिली है उसके आधार पर मायावती के पूरे कैरियर पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। 80 के दशक में जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, तब से अब तक बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन इन दिनों 10 मार्च को रिजल्ट आने के बाद से जिस तरह से उनकी छेछा लीडर की जा रही है, और अखिलेश यादव को भी कहा जा रहा है कि अभी इनकी भी सियासत खत्म हो जाएगी, वो भी एक गोदी मीडिया का या भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र में वे सफल नहीं हो सकते हैं। चुनाव जीतना, बूथ मैनेजमेंट करना और चुनाव में धांधली करना अगर कोई जानता है तो वो भारतीय जनता पार्टी जानती है। छल छंद से, ताकत से, तमाम तरह के बल प्रयोग से, तमाम तरह के तिकड़मों से, चोरी से, मालामाल करने से, विधायक खरीदने से, एमपी खरीदने से, कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बार ऐसा किया है और सरकार बनाई है अपनी। अगर उन्हीं हथकंडों का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया है, या यूं कहें कि 5 राज्यों में 4 राज्यों को जीत लिया है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी का कद नहीं बढ़ेगा। याद रहे कि इसके पहले 2019 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी 10 राज्यों में चुनाव हार चुकी है, और अब से लेकर के 2024 तक में 10 राज्यों के चुनाव और होने हैं, उसमें भी इसकी बुरी तरह से हार होने वाली। जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर या मीडिया में प्रमाण तैर रहे हैं कि कितना धांधली किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसने अधिकारियों को क्या निर्देश दे रखा था, वो सब भी सोशल मीडिया पर धीरे धीरे आ रहा है, और उसको राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को भेज करके अखिलेश यादव संज्ञान लेने की बात कह रहे हैं, वो बहुत हद तक सही भी है। और उन्हीं तिकड़मों की वजह से इनकी जीत हुई है। राशन की वजह से, लाभार्थियों की वजह से जीत बेईमानी है। जो लाभार्थी 5 किलो राशन पर बिकने वाले
की बात कही जा रही है वो सरासर गलत है। हमने बहुत से लाभार्थियों से बात किया है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। तो साथियों, आज हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या चुनाव का तात्कालिक प्रभाव मायावती पर हावी हो जाएगा और उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या अखिलेश यादव की राजनीति खत्म हो जाएगी? अगर एक तरह से देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कई उपलब्धियां हासिल की है, वो चाहे वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई हो या सीटों में बढ़ोतरी हुई हो। उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो नहीं पहुंच सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। रही बात मायावती की, तो मायावती तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पहले से ही जानी जाती रही हैं, और अगर उन्होंने अपना एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर कर दिया है तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और यह बात खुद मायावती ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है, समाजवादी पार्टी को नहीं जिताना है, बल्कि हमारा वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को चला जाए तो कोई बात नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिता सकते हैं लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं जिता सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने वही सब बातें कही थी जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बारे में कहती है। गुंडों का राज आ जाएगा, आतंकियों का राज आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रह जाएगा, वगैरह वगैरह जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो साथियों, हमारा यह कहना है कि मायावती वास्तव में कमजोर हुई है और उन्होंने जो एक सीट जीती भी है वो रसड़ा बलिया में पड़ती है सीट, और उस सीट के से जीते हैं उमा शंकर सिंह, जो एक बहुत बड़े ठेकेदार और दबंग माने जाते हैं बलिया क्षेत्र में। उन्होंने कोई पहली बार नहीं बल्कि 2012 में भी इस सीट से जीत हासिल किया था, और जब प्रचंड आंधी चल रही थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी की, उस समय भी उन्होंने यह सीट जीता था। और इस सीट पर इस बार 2022 में इन्हें 87,287 वोटों से जीत हासिल हुई है। हम यह कह सकते हैं, बड़े ठसक के साथ कह सकते हैं कि यह जीत बहुजन समाज पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि यह जीत उमा शंकर सिंह की व्यक्तिगत जीत है। अगर वे समाजवादी बहुजन समाजवादी पार्टी की टिकट से नहीं भी लड़ते, निर्दलीय लड़ते, तब भी उनकी जीत हो जाती। तो जाहिर है कि जो एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीती है उसमें भी इस पार्टी की कोई भागीदारी नहीं है। मायावती के नीतियों की, रीतियों की और दलित उत्थान की कोई भी भागीदारी नहीं है, और वे उमा शंकर सिंह टॉप 10 में आते हैं गुंडों और दबंगों और जिसे दागी विधायक कहा जाता है उसमें से। उन्होंने अपनी दबंगई से जीती है और आज से नहीं 10 साल पहले से इस सीट को। बहरहाल हम इस सीट की विवेचना ज्यादा नहीं करेंगे, हमने इसकी चर्चा इसलिए की है कि इस सीट में भी बहुजन समाज पार्टी का कोई हाथ नहीं रहा, और बहुजन समाज पार्टी से दलित वोटर कितने छिटक रहे हैं इसको भी आपने देखा कि जो बहुजन समाज पार्टी को 22% वोट 2019 तक के चुनाव में, 2014 में, 2017 में भी लगभग 22% वोट मिला था, वही घट करके अब 12% पर आ गया। जाहिर है कि सीधे 10% वोट इनका ट्रांसफर हुआ है। ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी में गया है, कुछ वोट कांग्रेस में भी गया होगा और कुछ समाजवादियों की तरफ भी आया है। और इनके सारे नेता जितने विधायक थे लगभग सभी टूट करके समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके थे चुनाव प्रक्रिया, चुनाव संहिता लागू होने के पहले। और मायावती जिस ढंग से बयानबाजी कर रही हैं, वे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं। इससे तो हमें यही लगता है कि जो 11-12% वोट उनका बचा हुआ है वह भी जाने वाला है दूसरी पार्टियों को। लेकिन हम ये नहीं मानते कि भारतीय राजनीति से
उत्तर प्रदेश की राजनीति से मायावती संन्यास लेने वाली हैं या मायावती की पार्टी खत्म हो गई है। हाँ, बस यही करना है मायावती को कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गुलामी, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं बनना है। अगर उन्हें बनना है तो पिछड़ी जातियों को जोड़ करके और अखिलेश से जो समझौता उन्होंने पहले किया था उसी तरह का समझौता करके दलितों पिछड़ों का एक महागठबंधन बनाने की जरूरत है। अगर मनुवाद को हराना है, अगर ब्राह्मणवाद को हराना है, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अगर आरएसएस को हराना है तो मायावती की उसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। पिछड़ी जातियों को और दलित समाज को, अल्पसंख्यकों को जोड़ करके अगर मायावती इस गठबंधन की तरफ बढ़ती है तो शायद हो सकता है कि उन्हें ही गठबंधन का अगुवा भी बनाया जाए और मुसलमान भी एक तरह से जुड़ जाएंगे इस महागठबंधन में, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी से त्राहिमाम करते आ रहे हैं शुरू से ही, आज की बात नहीं है। और मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल 2022 में नहीं मिला है। अब लाभार्थी मुस्लिम महिलाओं की बात अलग है कि उन्होंने कुछ वोट दे दिया हो। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि अब वह वक्त आ गया है जो दलितों पिछड़ों का एक गठबंधन बनाए और तीसरा मोर्चा बनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में है, केंद्र में है और विपक्ष में कांग्रेस है तो न तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और न कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस वैसे भी खत्म हो चुकी है, उसका कोई वजूद नहीं रह गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा बनता है, दलितों पिछड़ों का महागठबंधन बनता है, बल्कि यूं कहें कि दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का महागठबंधन बने, तब यह गठबंधन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच सकता है। क्योंकि 85% का जो नारा दिया जाता है वो 85% इन्हीं तीन कम्युनिटी में, दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में ही निहित है। और भारतीय जनता पार्टी जब 15% पर अटक जाएगी तो उसमें बंटवारा होगा कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का। इस तरह से न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और न कांग्रेस की बनेगी। अगर किसी की बनेगी तो दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की। अब समय आ गया है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बनने के बजाय पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के साथ आएं और भारतीय जनता पार्टी से लोहा लें, इनका डट करके मुकाबला करें। क्योंकि हमें पता है कि मूलतः भले ही आज वे ब्राह्मणों के वोट के कारण हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाने लगी हो और त्रिशूल लेकर के सभा सम्मेलनों में जाती रही हो, लेकिन उनकी जो उपज हुई है, उनकी जहां से विचारधारा जन्मी है वो काशीराम से जन्मी है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से, सिद्धांतों से जन्मी है। अगर वोट के लिए उन्होंने त्रिशूल उठा लिया या जय श्री राम का नारा बोला तो इसके लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। दलित समाज भी उन्हें माफ कर देगा, अंबेडकरवादी भी उन्हें माफ कर देगा, पिछड़ी जातियों के लोग भी उन्हें माफ कर देंगे। लेकिन उनके अंदर इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि अगर अखिलेश यादव पिछड़ों के सर्वमान्य नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के सर्वमान्य नेता हैं, ओपी राजभर पिछड़ों के सर्वमान्य नेता हैं, तो इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा। पिछली रंजिश, पिछली दुश्मनी, चाहे वो ओपी राजभर से रही हो, चाहे वो अखिलेश यादव से रही हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य से रही हो, उसे सबको भुलाना पड़ेगा। मायावती को भी भुलाना पड़ेगा और पिछड़ी जातियों के इन नेताओं को भी भुलाना पड़ेगा। तब जाकर के एक ऐसा समीकरण बन सकता है राष्ट्रीय स्तर पर कि अगर ऐसा महागठबंधन बनता है तो न तो उत्तर प्रदेश को कभी जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी और न लोकसभा चुनाव को भी कभी जीत सकती है। हमने ये सब बातें कहने का इसलिए एक जज्बा उत्पन्न हुआ है कि एक
जंगल में एक आग लगती है तो एक टिटीरी एक पक्षी होता है, अपने चोंच में पानी भर करके उस जंगल के आग को बुझाने के लिए दौड़ती है। लोग हंसी उड़ाते हैं जितने भी जंगल के जानवर हैं कि देखिए कितनी बड़ी आग लगी है और टिटहरी अपने चोंच में पानी लेकर के बुझाना चाहती है, क्या ये सफल होगी? दोस्तों, वही हम कहना चाहते हैं कि हमारी बात को कौन सुनता है, कौन नजरअंदाज करता है, हमें नहीं पता है। लेकिन जब इसी तरह से जनता के बीच से आवाज आएगी, समाचार माध्यमों के, प्रचार माध्यमों के तरफ से आवाज आएगी, तो इस पर निश्चित रूप से बहुजन समाज को, समाजवादी पार्टी को, मुसलमानों को सोचना होगा और निश्चित रूप से एक ऐसी ताकत बनना होगा जो कि भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को और ब्राह्मणवादी राजनीति को, सवर्णवादी राजनीति को टक्कर दिया जा सकेगा। तो साथियों, मैं जो टिटहरी की बात कर रहा था, तो टिटहरी ने जवाब दिया कि देखिए जंगल में आग लगी है, आग लगाने वाले कौन हैं उनका भी नाम इतिहास में आएगा, लेकिन आग बुझाने वाले कौन हैं उनका भी नाम इतिहास में आएगा। हम बुझाने के प्रयास में हमारा नाम याद रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुजन समाज के, पिछड़ी जातियों के, मुसलमानों के, जितने भी प्रबुद्ध वर्ग, इनको ब्राह्मण नहीं समझिएगा बल्कि बुद्धिजीवी समझिएगा, तो पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बुद्धिजीवी अगर इस बात की आवाज उठाएंगे और इस बात को अपने नेताओं से तक पहुंचाएंगे और उन्हें भरोसा दिलाएंगे कि अगर आपको सत्ता में आना है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो इस तीसरे मोर्चे से बड़ा विकल्प कोई भी नहीं हो सकता है कि पिछड़ों का राज आए, अल्पसंख्यकों का राज आए और दलितों का राज आए। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत में एक लेख लिखा था। उसमें लिखा था उन्होंने कि ब्राह्मणवाद ने तथागत बुद्ध को निगल लिया, ब्राह्मणवाद ने कबीर को निगल लिया, ब्राह्मणवाद ने संत रैदास को निगल लिया और ब्राह्मणवाद ने लगभग सभी पिछड़ी जातियों के आंदोलन को निगल लिया। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, और इसी को अगर आज कहा जाए तो यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित राजनीति को निगल लिया। अगर मायावती के अंदर अपने वजूद को बचाने रखने की इच्छा शक्ति है तो वो इस बात को समझें कि अभी तक वो जिस रास्ते पर राजनीति के, जिस सियासत में चल रही थी, वो गलत रास्ता था। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन करना गलत था और जिन ब्राह्मणों को वो अपना वोट बैंक समझ करके ब्राह्मणवादी बन गई थी, उनका वो कदम भी गलत था। उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि किस तरह से भारतीय राजनीति में पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का सूर्य उदय हो सकता है। और वह सूर्य अगर ये लोग चाहें, पिछड़ी जातियों के नेता लोग चाहें, तो एक दिन उदय हो सकता है और वो दिन बहुत दूर नहीं है, 2024 में भी उदय हो सकता है। लेकिन उसके लिए इन्हें अभी से कवायद करनी पड़ेगी, अभी से एकजुट होना पड़ेगा और समाज को यह संदेश देना पड़ेगा कि अब किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना है। यह कैसी पार्टी है, क्या पार्टी है, इसे अच्छी तरह से भुगत लिया है। इसने ठोका भी है, 5 साल तक खूब बलात्कार भी खूब किया और करवाया है, अपराध भी खूब किया कराया है। आज भी 6 महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है और जो बलात्कार करने वाले होते हैं उन्हें बचाया जाता है और दलित लड़कियों को रातों रात जला दिया जाता है। हाथरस से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी थम नहीं रहा है। चुनाव के दौरान में भी बुलंदशहर में जिस ढंग से दलित लड़की से बलात्कार होता है और लड़की की हत्या कर दी जाती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कि चुनाव के समय से इनके
इनका पाखंड जो था वो उजागर हो गया था, लेकिन इसके बावजूद उसी बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 59% वोट मिलता है और उसी हाथरस में इन्हें लगभग 57% वोट मिलता है। तो इसका क्या मतलब है कि दलितों और पिछड़ों ने एक मुफ्त वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। इन्हें अपनी इज्जत और आबरू की चिंता नहीं है, इन्हें अपने लड़कियों को नहीं बचाना है, अपने घर की महिलाओं को नहीं बचाना है, बल्कि 5 किलो राशन के बदले में 1 किलो नमक और 1 किलो तेल के बदले में इन्होंने अपना करोड़ों रुपए का कीमती वोट मतदान को कूड़े में डाल दिया, या यूं कहें कि नष्ट कर दिया। तो साथियों, सबसे पहले तो पिछड़ी जातियों, दलितों और अल्पसंख्यकों को अपने वोट का महत्व समझना होगा कि आपका एक वोट ही आपका देश, आपके देश का राजा बनाता है और वही राजा 5 साल तक राज करता है, वही राजा हुकूमत करता है। तो आपको कैसा राजा चुन रहा है? आपको गरीब बनाए रख करके आपको राशन खिलाने वाला आपको चाहिए, या आपको रोजगार दे करके और आपको आत्मनिर्भर बना करके आपके स्वाभिमान को बाकायदा बजाबता जारी रखते हुए अगर कोई सरकार आना चाहती है और पिछड़ों की सरकार आना चाहती है तो आप उसको वोट देंगे। आप किसको देंगे आपको निर्धारित करना है। लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव ने पिछड़ी जातियों, दलितों, अल्पसंख्यकों की आंखें खोल दी है, और जब आंखें खुल गई हैं तो अगले चुनाव का मतलब कि 2024 के लोकसभा चुनाव से है, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी को कि 10 तारीख को रिजल्ट आता है और 11 तारीख को प्रधानमंत्री गुजरात पहुंच जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो इन्हीं से इनकी राजनीति सीखना होगा और इनका फार्मूला इन्हीं के ऊपर लागू करना पड़ेगा, और इन्हीं को हराने के लिए इनके फार्मूलों का उपयोग करना होगा। तभी दलित समाज की जीत हो सकती है, तभी पिछड़ी जातियों की जीत हो सकती है, तभी मुसलमानों की जीत हो सकती है। और ये तिकड़ी जिस दिन मिल जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी जो 1980 में बनी थी, उसके पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिस दिन यह महागठबंधन बन जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी फिर से रसातल में चली जाएगी और फिर वो सतह पर नहीं आ पाएगी, राजनीति में नहीं आ पाएगी। आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है और ब्राह्मण लोग बाहर से आए हुए हैं और बाहर के लोगों के हम लोग गुलाम कब तक रहेंगे? आपको इस पर सोचना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।